नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल के ऊपर भी रामचंद्र शुक्ल को ज़्यादातर ध्यान में रखते हुए उनके विचार, उनके कथनों को हम अ, देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है या प्रकरणों में, अध्यायों में बांटा है, वो चीज़ भी देखेंगे और उनके मुख्य कथनों पर हम ज़्यादा इस वीडियो में ध्यान देंगे। और जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं, जैसे यहाँ पे आदिकाल को चार प्रकरणों में बांटा गया है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं आदिकाल को चार प्रकरणों में बांटा गया है। तो इसका जो चार प्रकरण है वो है, एक है सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश काव्य और फुटकल काव्य। और सामान्य परिचय में उन्होंने पहली ही लाइन में कहा है कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा जो यहाँ पे लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो आगे हम इस वीडियो में जो जो मुख्य कथन है उसको उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अ, यहाँ पे आप उसके आदिकाल के समय तिथि को देखे जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक। अब ये चीज आपको, एक तो इसकी तिथि को याद रखना कि 1050 से लेकर 1375 तक, और महाराजा भोज और हमीर देव दोनों राजाओं का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है किस राजा से किस राजा तक माना है। अगर नीचे बात करें कि जो पहले सिद्ध सरप्पा थे, सिद्ध सरप्पा थे, जैसे 84 सिद्ध थे, उनपे जो पहला थे वो सिद्ध सरप्पा। उनकी तिथि राहुल संस्कृतायन ने मानी है 769, और जो रामचंद्र शुक्ल मानते वो है मानते 633, और इसको अगर ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 690। तो इन डेटों को याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल के आधार पर भी पूछ सकते हैं कि सरप्पा का वो जन्म कब निर्धारित करते हैं, 633, और संवत जोड़ के करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 690। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। आगे उनके रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख कथन या विचार हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयन शाखा, वज्रयन शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ठीक है, ऊपर मैंने सब पहले सिद्ध थे जो सरापा थे। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। इसमें सिद्धि प्राप्त के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषता, डोमनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति, योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक है। इन चीजों का ये सेवन करना आवश्यक समझते थे। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में हो जाता है। इस दशा का प्रतीक, ठीक है, खड़ा करने के लिए युग्मबद्ध स्त्री पुरुष का लिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। आगे यहाँ पे है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख महासुख दशा की प्राप्ति होती है। तो महासुख की दशा की प्राप्ति किन से होती है, प्रज्ञा और उपाय के योग से। इस चीज को आपको याद रखना है। महासुख दशा की प्राप्ति किन दो से होती है, प्रज्ञा और उपाय उपाय के योग से होती है। आगे कह रहे हैं कि इसे अनंत स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। समझिए, निर्माण के तीन अवयव है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि निर्माण के कितने अवयव है, तीन है, और कौन कौन से, शून्य, विज्ञान और महासुख। महासुख निर्माण के सुख का स्वरूप ही महा सहा सहासुख के समान बताया गया है। ये पूछा भी गया था, नेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ठीक है, प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन जीवन पर बहुत बल देते थे। अब इन चीजों को छोड़ते हैं। आगे जो मैंने हाईलाइट किए उन्हीं पे हम थोड़ा, क्योंकि मैंने भी पढ़े हैं ये नोट्स और मैंने नेट जेआरएफ निकाला है, दोनों चीजें निकाली है। तो आपके लिए मैं अपने नोट्स भी आपको शेयर करूंगा। आप मुझसे जुड़ें, और आपको कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, कोई भी आपको दिक्कत है, उस पर मुझसे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और कि जो टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है तो उसकी मांग करके मैं आपके लिए स्पेशल उस चीज को आपके सामने लाऊंगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। ये तो आप अगर हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हो या नए नए हैं तो तब भी, अब आपके लिए, नए नए के लिए ये जरूरी है कि जो सिद्धों का प्रभाव था वो भारत के पूर्वी भाग पे था। ठीक है, अगर दिशाओं की आपको बात बताऊं तो अ, जैसे आप बिहार की तरफ ले लें, ठीक है, इसको उसकी तरफ जहाँ से सूर्योदय होता है उसकी तरफ आप ले सकते हैं। और नाथों ने देश के पश्चिमी भागों में, राजस्थान, पंजाब आदि एरिया में इन्होंने क्या किया था। आप भारत के मैप को याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की
भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इसे कनफट्टे कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये? अब ये भी पूछा था कि कनफट्टे किन को कहा जाता है, तो नातों को कहा जाता है। नातों की संख्या 9 मानी जाती है। ये आपके लिए अभी इजी है कि इतना इजी क्यों है, पर रामचंद्र शुक्ल के इनमें जो विचार हैं उनको दिखाने के लिए मैं ही आपको कर रहा हूँ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को ज्यादा आधार मान के पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये देखना जरूरी है। जैसे अब संत ज्ञानदेव का संबंध महाराष्ट्र से था। ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधरनाथ। अब ये भी पूछ सकता है कि शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु किसे माना है, तो आप कहेंगे मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम है जलंधरनाथ माना है। आगे उन्होंने बिसलदेव रासो के बारे में क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, उसके बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन। अब रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो उन्होंने जो रसायन शब्द लिया है, वो बिसलदेव रासो से ही बार बार जो प्रयुक्त हुआ है शब्द बार बार आया है, अतः हमारे समझ में इसी रसायन शब्द से होते हुए रासो हो गया। तो रसायन शब्द कहाँ से इन्होंने रासो उत्पत्ति के लिए माना, तो बिसलदेव रासो में ही रसायन शब्द बार बार आ रहा था, तो इसी को आधार मान के उन्होंने रासो की उत्पत्ति मानी है। ये कहते हैं कि इसे बिसलदेव रासो इसे केवल गाने के लिए ही रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। मतलब ये गाने के लिए रचा गया था। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। तो ये कोटेशन देख के आपसे पूछा जा सकता है ये किस पुस्तक के बारे संबंध में या किस रासो के संबंध में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो आप कहेंगे बिसलदेव रासो के संबंध में। ठीक है, अगर इनके बिसलदेव रासो के बारे में, तो बिसलदेव रासो में जो विग्रह राज चतुर्थ है, वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है। तो इसमें उसका आएगा विग्रह राज चतुर्थ का वर्णन आया है बिसलदेव राज। ठीक है, इसको आप याद रखना है। आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में तो आप सब लोग जानते ही है, पर रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा, तो ये चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पर उसके बारे में ये इसे अप्रामाणिक भी मानते हैं, एक तो ये, और एक तो प्रथम महाकाव्य मानते हैं और एक अप्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल। आगे यह कहते हैं कि यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम का है। ये कथन किसके बारे में कहा है, तो ये कहेंगे आप पृथ्वीराज रासो के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसे अप्रमाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे जो इनके है कथन है कि देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि जैसा जैसे पुराना चावल ही बड़े बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो ये कोटेशन भी आप, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आप इसे ध्यान में रखें। आगे अमीर खुसरो के बारे में इनका क्या कथन है, क्या उन्होंने कहा कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। आगे कबीर और खुसरो की तुलना करके कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी पूछा जा सकता है। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए थे। ये था आपके अमीर खुसरो और कबीर की तुलना करके यहाँ पे बताया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि एक ये पूछा जाता है सवाल, बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर सारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक ली हुई थी। विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल के कथन है कि इन्होंने तीन भाषाओं में काव्य रचना की। ठीक है, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा।
देश भाषा मतलब उस समय की जैसे अवाट मैथिली जो भी थी, अ, देश भाषा पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल मैथिल कोकिल कहलाए, वह उनकी पदावली है। पदावली के बारे में फिर मैंने एक बड़ी वीडियो बना के रखी है कि पदावली की पदावली श्रृंगारिक है, काव्य है या भक्ति काव्य है। इसके ऊपर मैं विद्यापति के ऊपर विवाद खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के डालूंगा अपने चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। आगे आगे इस पे कहते हैं कि जैसे कि मैंने ये बताया कि एक विवाद खड़ा हो गया था विद्यापति के प्रति कि वो भक्त है या भक्त है या श्रृंगारिक कवि है। उसके ऊपर में चर्चा की गई थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने कटाक्ष करके कहा था कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशुलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि माना है। माना तो उसे आध्यात्मिक मान रहे थे पदावली को, उसे भक्त कवि मान रहे थे। तो जो रामचंद्र शुक्ल है वे विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या पता यही पूछ लिया जाए कि विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल भक्त मानते हैं या श्रृंगारिक कवि मानते हैं, तो वो श्रृंगारिक कवि के रूप में उन्हें मानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की आदिकाल के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में हमने चर्चा की, और कितने प्रकरणों में बांटा है, 4 प्रकरणों में बांटा है। सामान्य परिचय, ठीक है, और देश भाषा, ठीक है, फुटकर रचनाएं, उन पे हमने चर्चा किया। ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। और ये इनका जो देश भाषा का भी है, इनमें जैसे अपभ्रंश में सिद्धों और उसकी चर्चा की गई है। देश भाषा में विद्यापति और जैसे कवियों की बात की है, क्योंकि देश भाषा जो अवध जैसी आदि भाषाओं का उसमें जिक्र आया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।